हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। प्रोफेसर नील बोर रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में जो ड्रॉबैक्स रह गए, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए इस मॉडल ऑफ एटम में मॉडिफिकेशन करने का काम किया। रदरफोर्ड का मॉडल एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन बनते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोफेसर नील बोर ने जो कंसेप्ट दिया एटम के लिए, वह कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। बोर के अकॉर्डिंग किसी एटम में न्यूक्लियस के राउंड इनफाइनाइट नंबर में सर्कुलर पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा जाता है। ये सभी सर्कुलर पाथ जो हैं ये इनफाइनाइट इन नंबर होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन उसमें एक भी क्यों नहीं हो, लेकिन ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट होता है। ऑर्बिट का मतलब हो गया सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट है वो सबसे न्यूक्लियस के क्लोज, वो फर्स्ट ऑर्बिट। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी ऑर्बिट हैं, सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है। चाहे कितने भी देर तक इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर ले, उसका एनर्जी चेंज नहीं करेगा, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है, मान लिया जाए E1 है, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी E2 रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में E3 होगा, फोर्थ ऑर्बिट में E4 होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में E5 होगा, सिक्स्थ ऑर्बिट में E6 होगा, और इन्फिनिटी पर इसका मैक्सिमम एनर्जी होगा और मैक्सिमम एनर्जी जीरो। इलेक्ट्रॉन का जीरो एनर्जी मैक्सिमम होता है और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके जीरो एनर्जी एज्यूम किया गया है, मान लिया गया है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर होंगे तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होंगे तो उसके एनर्जी जीरो एज्यूम किया गया है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होगा तो उसके लिए कुछ वर्क डन करेगा, और अभी अभी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और कुछ वर्क डन करके ये ऑर्बिट में आएगा, तो वर्क डन करने में तो एनर्जी खर्च होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, जीरो एनर्जी जो इनफाइनाइट पर है, उससे इस ऑर्बिट में आने के समय जो वर्क डन में एनर्जी खर्च हो गया वो माइनस हो जाएगा। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी ऑर्बिट में यदि कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव में आएगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, और जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ते हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिक्रीज करता है, और ये डिक्रीज करते 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 आपको नेगेटिव वैल्यू घटते घटते जीरो पर पहुंच जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम होता है जीरो, और वो होता है एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव में होता है किसी भी ऑर्बिट में, और सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। मतलब सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी इन्फिनिटी पर होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी पर जीरो एनर्जी एज्यूम किया हुआ है, और उस समय इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है। जब ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसी भी ऑर्बिट में आएंगे तो इन्फिनिटी से ऑर्बिट में आने के लिए वर्क डन करेंगे, और वर्क डन करने में एनर्जी खर्च होगा, तो जीरो से इसका एनर्जी घट के निगेटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा किसी ऑर्बिट में, इसको कैलकुलेट करने के लिए बोर ने इक्वेशन दिया है, और किसी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, जिस ऑर्बिट में भी वो इलेक्ट्रॉन होंगे उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी बोर ने इक्वेशन दिया है। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और न्यूक्लियस से जैसे जैसे फार अवे होंगे उसका वेलोसिटी घटता जाएगा, और वेलोसिटी घटते घटते इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए कंसेप्ट दिया बोर ने। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVN/Rn NH/2 के इक्वल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट नंबर के मल्टीपल में चेंज करता है। H/2 कांस्टेंट वैल्यू है। H का मतलब मैक्स प्लैंक कांस्टेंट और पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। H/2 में जब ऑर्बिट नंबर n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n में ऑर्बिट में कैलकुलेट होगा। जहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है n में ऑर्बिट में, और Rn रेडियस ऑफ ऑर्बिट है n में ऑर्बिट में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट का प्रोडक्ट NH/2 के इक्वल होता है, जिसमें n ऑर्बिट नंबर है। इस नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये जो ऑर्बिट नंबर है, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नंबर को 1 से लेकर इन्फिनिटी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम का मतलब हो गया ऑर्बिट नंबर। इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा? इट मीन्स जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस से, वो कितने डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस फाइंड करने के लिए हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करेंगे, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस फाइंड होगा। तो एनवी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड, ये न्यूक्लियस है और ये एनवी ऑर्बिट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? दैट इज Rn। तो Rn कैलकुलेट करने के लिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करने के लिए बोर ने इक्वेशन दिया। कहा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो n² z से, तो n में ऑर्बिट का रेडियस फाइंड हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होगा? बोर ने कैलकुलेट करके बताया, दिस विल बी 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम। यदि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेटेड है, और कि जिस एटम के लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर नोन है, और जिस ऑर्बिट का आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका क्वांटम नंबर नोन है, तो आप इस दोनों के यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेडियस ऑफ nवें ऑर्बिट, nth ऑर्बिट कितना होगा किसी एटम के लिए फाइंड हो जाएगा। 0.529 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करें तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगा, और यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो आप रेडियस मीटर में या सेंटीमीटर में या एंगस्ट्रम में किसी भी एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। Rn का मतलब हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और R1h हो गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे Z²/n² से, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होगा ये कैलकुलेट करें। E1h का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है वह होता है कांस्टेंट वैल्यू, और 2.18 ये होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के इक्वल, या -2.18 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग के इक्वल, या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो जब आप एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जानते हैं, ये आप यदि याद रखते हैं तो बहुत आसान होता है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर लेना। उस ऑर्बिट का नंबर n और एटॉमिक नंबर उस एटम का z मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में कितना होगा कैलकुलेट हो जाएगा। z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। z मतलब एटॉमिक नंबर जो सभी एटम का अलग अलग होता है, सभी एलिमेंट का अलग होता है।
एन का वैल्यू क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर, या ऑर्बिट नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस कितना है फॉर हाइड्रोजन एटम और एनर्जी कितना है फॉर हाइड्रोजन एटम, ये आपको याद रखना चाहिए, और उससे आप एनएमए ऑर्बिट के लिए किसी भी एटम का रेडियस या किसी भी एटम का जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन यदि दिया गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम। फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर हीलियम एटम ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम आपको दिया हुआ है 0.529 एंगस्ट्रम। तो आपको En का वैल्यू और Rn का वैल्यू ये दोनों निकालना है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो फिफ्थ ऑर्बिट में रेडियस कैलकुलेट करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको एटॉमिक नंबर 1 होता है, और फॉर्मूला जो भी आपको बताया गया, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R1h और इंटू एन स्क्वायर बाई जेड करते हैं। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 स्क्वायर, और एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा। यानी कि जितना फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उतना है में हम लोग 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑर्बिट नंबर 5 है तो 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि 0.529 इंटू 5 स्क्वायर हो गया 25। इतना हम लोग क्या बताएंगे, दैट इज एंगस्ट्रम, क्योंकि 0.529 हम लोग एंगस्ट्रम में लिखे हैं फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो एंगस्ट्रम में ये वैल्यू इतने के इक्वल हो जाएगा। और यदि हीलियम एटम के लिए फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करें तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम में n स्क्वायर 5 स्क्वायर बट एटॉमिक नंबर जेड, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हम लोग इसमें 5 स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेडियस में। तो ये कैलकुलेट हो गया हीलियम के फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस। तो हीलियम के फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रम, और इसमें 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 25/2 एंगस्ट्रम। तो जितना हाइड्रोजन का रेडियस होता है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जितना है, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, एटॉमिक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस जितना है उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हीलियम के फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उस रेडियस में हम लोग जब एटॉमिक नंबर से डिवाइड करते हैं किसी एलिमेंट के लिए तो उस एलिमेंट का रेडियस फाइंड हो जाता है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है। तो आपको जिस तरह से रेडियस निकाले हैं इसी तरह से एनर्जी भी निकाल सकते हैं। E1 ऑफ द हाइड्रोजन एटम पता है आपको -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल के इक्वल होता है। और यदि फिफ्थ ऑर्बिट में ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर 5 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बटे 25 जूल एनर्जी हो जाएगा। यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी 25 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 25 टाइम्स ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। 25 टाइम्स नेगेटिव वैल्यू कम हो गया मतलब 25 टाइम्स एनर्जी का वैल्यू बढ़ गया। यानी कि यही याद रखना है कि आपको एनर्जी का जो वैल्यू होता है यह n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है और जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू निगेटिव में रहता है। एनर्जी का वैल्यू निगेटिव में रहता है ना, तो आपको यहाँ पर रहता है जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो ऐसा देखने से लगता है कि एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, बट ये निगेटिव साइन जो लगा हुआ है इसका मतलब वो एन स्क्वायर के बढ़ने से नेगेटिव वैल्यू घट जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू घट जाएगा मतलब एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जेड स्क्वायर के बढ़ने से, जेड के बढ़ने से
नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा तो एनर्जी का वैल्यू घट जाएगा। मतलब जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एनर्जी हो गया और एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एनर्जी हो गया। एन के वैल्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ रहा है और जेड के वैल्यू बढ़ने से एनर्जी घट रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बताएंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ना कि बताएंगे एनर्जी का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बिकॉज इट हैज नेगेटिव साइन। तो बोर का कंसेप्ट यही है और इस कंसेप्ट के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करते हैं और एटम के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। एटम क्वाइट स्टेबल होते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको एनर्जी से एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। और जब उसको एनर्जी से एक्सपोज करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा और हायर ऑर्बिट में जाने के बाद फिर वो एनर्जी को इमिट कर देता है और एनर्जी इमिट करके फिर लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में चला आता है और हमेशा एक फिक्स्ड एनर्जी वाले पाथ में ही वो रिवॉल्व करते रहते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगली जो वीडियो आएंगे तो उसमें बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच।